नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं उसका पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए थे और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग 51 से लेकर के लगभग 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे, आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और हमने आपको बोला था कि जो भी समस्याएं होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो कहीं ना कहीं समस्याएं नहीं होगी, आपने नहीं लिखा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका 51वां नंबर सवाल, जो कि है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया। देखिए बालक, हम आपको इससे पहले भी बताए थे कि जब 1 से लेकर के 50 प्रश्नों का हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि अंग्रेजों के द्वारा जो है पटना का गोलघर बनाया गया था। तो यहाँ पर कह रहा कि किस उद्देश्य से बनाया गया, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, बनाने के पीछे जो है उद्देश्य क्या था। तो जैसे वर्तमान समय में तो आप लोग जब भी पटना जाते हैं तो आपको लगता है कि दार्शनिक स्थान है, मतलब उसके ऊपर चढ़ गए उतर गए पूरी पटना देख लिए। लेकिन अंग्रेज जो है इसको एक दार्शनिक स्थल के रूप में नहीं बनाया था। अंग्रेज इसको बनाया था अनाज रखने के लिए। ये यानी कि अंदर से अगर देखा जाए तो गोलघर एक बहुत बड़ा क्या था, गोदाम है। गोलघर क्या है, एक बहुत बड़ा गोदाम है। तो 51 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। सॉरी, क्या है, बंदरगाह है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बच्चों, बंदरगाह का मतलब आप समझते ही हैं कि जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप आती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर हम लोग का व्यापार होता है उसको बालक हम लोग बोलते हैं बंदरगाह। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है जी, मुंबई में। आपको पता है कि मुंबई से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यापार किए जाते हैं, और भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कहाँ है, मुंबई में। इसलिए हम लोग मुंबई को बच्चे आर्थिक राजधानी के भी नाम से जानते हैं। यानी पूरे भारत की जो कैपिटल इकोनॉमी है, मतलब भारत की जो आर्थिक राजधानी है उसको उसे हम किसको बोलते हैं जी, मुंबई को बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। यानी यहाँ पर चेन्नई है, रांची है, देहरादून है और हैदराबाद है। इन 4 शहरों में सबसे ज्यादा भूकंप की संभावनाएं किस क्षेत्र में हो सकती है। तो बच्चों याद रखना है कि सबसे ज्यादा भूकंप की संभावना किस में होता है, जोन 4-5 में होता है। यानी हमारे देश में भूकंप को लेकर के कुल मिलाकर के कितने जोन बनाए गए हैं, 5 जोन बनाए गए। कितने जोन बनाए गए, 5 जोन बनाए गए। तो सबसे अधिक जो भूकंप का खतरा होता है वो किस जोन में होता है। तो सबसे अधिक भूकंप का खतरा होता है जोन 5 में। याद रखिएगा, जोन 5 में जो है सबसे अधिक भूकंप का खतरा होता है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो देहरादून में क्या है कि सबसे अधिक जो है भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है। चलिए, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 54 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को क्या कहते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया था कि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। प्राथमिक तरंग को पी से सूचित करते हैं, द्वितीयक तरंग को एस से सूचित करते हैं और दीर्घ तरंग को हम लोग एल से सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, कहता है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा होगा। तो सबसे पहले पहुंचता है बालक प्राथमिक तरंग, जिसको कि हम लोग पी तरंग के भी नाम से जानते हैं। तो यानी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 55 नंबर सवाल है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये बिहार में ही है और बिहार में किस जिले में है। तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जिले में है। कहाँ है जी, पश्चिम चंपारण जिले में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना कहाँ है जी, पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। क्या शहीद भगत सिंह कहाँ के थे,
पंजाब या हरियाणा के, तो इनके लिए बनाया गया है चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा उसको हम लोग शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर सवाल है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो है बालक असम में। कहाँ है जी? असम में है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कहाँ है? तो ये है बालक सिक्किम में। याद रखिएगा ये कहाँ है जी? तो ये है सिक्किम में। तो याद रखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? समझे? आपको पता है कि काली मिट्टी जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन से फसल सबसे अधिक उपजते हैं? तो आपको याद रखना कि काली मिट्टी में सबसे अधिक उपज होता है किसका? कपास का। याद रखिएगा काली मिट्टी में सबसे अधिक उपज किसका होता है जी? तो वो होता है कपास का। अगला सवाल है पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखिए चूंकि पूछ क्या रहा है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर आप ये सवाल पूछे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है, तो बालक हमको कमेंट में लिख करके भेजिए, बिना गूगल किए हुए अपने मन से। अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से इसका आंसर हमें कमेंट में भेजिए। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है ना महिला सब जो ज्वेलरी के रूप में जो हीरा का यूज करता है, और दुनिया का सबसे कठोर तत्व है, तो ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि हीरा सबसे अधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में। हीरा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है जी भारत में? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो फिर एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं कि सोना सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हमें कमेंट जो है लिख करके भेजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया? आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध अब चाइना में बनाया गया और इस नदी का नाम है योंग तीसी नदी। याद रखिएगा इसका नाम है योंग तीसी नदी। यानी 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सवाल है कि गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? आपको हम बता दें कि 26 जनवरी 2001 ईस्वी को, है ना, यहाँ पे 26 जनवरी 2001 ईस्वी को भारत में जो है ना, भारत का जो गुजरात का जो भुज प्रदेश है उसमें लगभग 8:32 पर जो है ना भयंकर भूकंप आया था। और इस भूकंप के उस समय बहुत सारे लोग झंडा तोलन कर रहे थे क्योंकि उस दिन गणतंत्र दिवस था। और उसी दिन इतना तगड़ा भूकंप आया कि पूरे गुजरात की जो है ना कि अर्थव्यवस्था को या फिर वहाँ के जनजीवन को जो है ना अस्त व्यस्त करके रख दिया था। समझे? तो याद रखिएगा गुजरात के भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 ईस्वी को। हम लोग काफ़ी बच्चे थे, नेशनल चैनल पर इसका न्यूज चल रहा था और उस समय हम लोग इसको देखे भी थे। चलिए अब सवाल है कि तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कोरोमंडल बोलते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ये तो सबको पता होगा, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में उसको बच्चे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं जी? जीडीपी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? ये तो सब तो इजी सवाल है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी बच्चों कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कहता है वस्तु एवं सेवा कर, अभी लगा है ना, जिसको हम लोग जीएसटी गुड सर्विस टैक्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, किस प्रकार का कर है? तो बालक याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है जी? अप्रत्यक्ष कर है। अभी आप लोग कुछ भी खरीदते हैं तो 18% से लेकर के 28% आप पे जीएसटी लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो वो जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो याद रखना ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा ये क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है कि किस खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है? अब देखिए जैक
ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मतलब जितना भी व्यवसाय है सब में यूज होने वाला जो हमारा खनिज है, उस खनिज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीज। याद रखिएगा, उस खनिज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीज। जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो उसमें उपयोग करते हैं, या फिर आप बैटरी बनाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग आता है, और भी बहुत सारी वस्तुएं जब हम बनाते हैं तो उसमें मैग्नीज का उपयोग आता है। इसलिए मैग्नीज को हम लोग बच्चों बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। यानी उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक कौन से खनिज है? तो वहां पर याद रखना का यहाँ पर है मैग्नीज। यहाँ पर क्या है जी, मैग्नीज है। कहता नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर बच्चों है कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए जी? तो कागज के उत्पादन के लिए नेपा नगर जो है ये प्रसिद्ध है। 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सवाल है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बालक 1995 ईस्वी में, और इसके जो अभी वर्तमान समय में मुख्यालय है बच्चे वो है जेनेवा में, और वर्तमान समय में इसमें भारत भी इसका सदस्य है, और कुल 149 देश जो है इसमें अभी शामिल है। देखिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है ना ये क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए, अगर इसी को हम बैच में पढ़ाते तो और भी डिटेल्स लेकर के हम लोग चलते। अब चूंकि उसका हफ्ता 10 दिन में एग्जाम है, अगर उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कुछ बोले तो कहीं ना कहीं बच्चे को क्या होता है कि लगता है कि अभी मेरा एग्जाम है, सर जो है इसको डिटेल कर रहे हैं, इससे अच्छा चलो दूसरा वीडियो देख लेते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन करते हैं। कहता खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। कहाँ जी? रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम में है। अगला सवाल है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यानी यहाँ जो मुद्रण, मुद्रण का मतलब छपाई, जैसे कि अभी बोर्ड पे है ना एक प्रकार का लग रहा है छपाई हुआ है, या फिर आपका शादी विवाह होता है तो उसमें आप कार्ड की छपाई करते हैं, या फिर पोस्टर बैनर्स हम लोग बांटते हैं बच्चों को एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं मुद्रण। तो कहता है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, और ऐसा बोलने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर। अब यहाँ लूबर लिख दिया है, आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा जी? मार्टिन लूथर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? बच्चों आपको पता है कि पूरे बैंक का जो बॉस है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक को पैसा देना और उन सभी बैंक के लिए नोट छापना, ये सभी के सभी जो अधिकार हैं वो हमारे देश में RBI के पास है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला सवाल है कि काउंट काबूर को वेक्टर एमोनियल ने किस पद, कौन सा पद दिया था? तो काउंट काबूर, काउंट काबूर आपको पता है ना एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था, समझे? ये क्या था? एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था, और काउंट काबूर का ही मानना था कि एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। मतलब जर्मनी और इटली का अगर एकीकरण नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई देश है तो वो है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूर ने क्या किया था? फ्रांस से दोस्ती भी किया था, और ऑस्ट्रिया को पेरिस के शांति सम्मेलन में बुलाया था, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव दिलाया गया था कि वे इटली और जर्मनी के एकीकरण में हस्तक्षेप ना करें, और अंततः ऑस्ट्रिया को बात मानना पड़ा था। और इसी प्रयास के वजह से, यानी काउंट काबूर के इसी प्रयास के वजह से क्या हुआ था? इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो काउंट काबूर को वेक्टर एमानुअल ने कौन सा पद दिया था? तो वेक्टर एमानुअल ने उसे प्रधानमंत्री का पद दिया था। बच्चों याद रखना, उसको किसका पद दिया था? प्रधानमंत्री का पद दिया था। बहुत सारे बच्चे चांसलर पर दिमाग लगाए होंगे, तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, याद रखिएगा मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया? तो 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद जो चार्ल्स टेन थे ना, 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, आपको बता दें कि इस समय वहां के राजा कौन थे जी? यहाँ के राजा थे चार्ल्स टेन। यहाँ के राजा थे चार्ल्स टेन, और चार्ल्स टेन जब अपनी राजगद्दी छोड़ा तो फ्रांस में जो है ना क्या हो गया था? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। याद रखिएगा 1848 सॉरी दो क्रांति हुई थी। एक 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी,
जिसके जो मतलब तत्कालिक कारण था वहाँ का तत्कालिक राजा चार्ल्स टेन, और एक क्रांति हुई थी 1848 ईस्वी में, और उसके तत्कालिक कारक थे लुई फिलिप, समझे ना। तो चार्ल्स टेन ने क्या किया था कि जब अपनी राजगद्दी छोड़ा था तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है बच्चों कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी है बालक बूडापेस्ट। कहाँ है? बूडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बूडापेस्ट। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन के बारे में पता है ना, नई आर्थिक नीति जो लाने वाले थे वो थे लेनिन, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है कि अप्रैल थीसस किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसस भी लेनिन ने ही लिखा था, याद रखिएगा। अप्रैल थीसस भी किसके द्वारा लिखा गया था? लेनिन के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला सवाल है कि साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो याद रखिएगा रूस में किया गया था। साम्यवादी जो शासन था, मैंने इसका सबसे पहला प्रयोग कौन से देश में हुआ था? तो इसका सबसे पहला प्रयोग हुआ था बालक रूस में हुआ था। चलिए अब 81 नंबर सवाल है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? अब यहाँ पर बच्चे जब भी देखेंगे कि सर दीर्घकालीन ऋण लिखा हुआ है, फटाक से आंसर मार देते हैं व्यावसायिक बैंक, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि आपको दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करता है वो भूमि विकास बैंक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। दीर्घकालीन जो ऋण है ये किस बैंक के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा, याद रखना है, भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया जाता है। अब है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। बच्चों इस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक कोलोन। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोन। इसको हम लोग बोलते थे कोलोन। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे उसको हम लोग बोलते थे कोलोन, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं जी? कोलोन बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आखिर इसको हम लोग कोलोन कैसे बोलते थे। ये जो हिंद चीन क्या था? हिंद चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय के लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश आते हैं। और आपको बता दें कि फ्रांसीसियों का जो उपनिवेश था वो पहले भारत में था, और जब भारत में अंग्रेज आ गया तो फ्रांसीसी उपनिवेश जो है यहाँ पर कमजोर पड़ने लगा। और फ्रांसीसियों ने सोचा कि अंग्रेजों से लड़ करके समय बर्बाद करने से या फिर पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने क्या किया, हिंद भारत को धीरे धीरे अपना उपनिवेश छोड़ दिया और ये अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया हिंद चीन के क्षेत्रों में। और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग बोलते थे कोलोन। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। जब भी आंसर मिलेगा तो आप मार सकते हैं इसको कोलोन। अब 84 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मारते हैं कौटिल्य, बहुत सारे बच्चों इसका आंसर मारते हैं चाणक्य, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि अगर बात करें प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक तो वो थे कौटिल्य। कौटिल्य का ही दूसरा नाम बच्चे है चाणक्य। लेकिन अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हम मानेंगे किसको? एडम स्मिथ को। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, इसको याद रखना है। जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है वो चाणक्य होंगे, कौटिल्य होंगे। लेकिन जो सॉरी जो प्राचीन है वो कौन है? कौटिल्य है या फिर उसी का दूसरा नाम चाणक्य है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं वो बच्चों होगा एडम स्मिथ। तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध, यहाँ युद्ध होगा ये गलत लिख दिया, अंतिम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे? राष्ट्रपति निक्सन थे। इस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जी निक्सन थे। और इन्होंने ही क्या किया, युद्ध रोकवाने के लिए 5 सूत्री योजना दिया था और सबको समझाया था कि अभी भी अमेरिका का हाल आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मनबढ़ू देश है जिसको कि कोई कहने वाला नहीं देश है तो अमेरिका है। तो अमेरिका हमेशा पलटी मारने में एक्सपर्ट रहता है।
तो हिंद चीन के क्षेत्र में भी युद्ध रोकवाने के लिए एक कार्यक्रम लाया था, उसका नाम था 5 सूत्री कार्यक्रम, और जिसके अंतर्गत सभी देश को बोला था कि भाई जो है ना अपने अपने स्थान पर रहो, कोई युद्ध नहीं करेगा। और पता चला कि उधर राष्ट्रपति आदेश दे रहा है और सबसे पहले अमेरिका की सेना क्या किया, हिंद चीन में बमबारी करना शुरू कर दिया और फिर से युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था निक्सन। कौन था? राष्ट्रपति निक्सन था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 86 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? आपको पता होगा कि 1920 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की मांग की थी, क्योंकि उससे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। इससे पहले गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी धोखा मिला था। तो गांधी इन सभी चीज़ों को लेकर के अंग्रेजों से काफ़ी रुष्ट थे और अंग्रेज के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन चलाने के मूड में थे, और उस आंदोलन को उन्होंने पास करवाया किसमें? 1920 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। और इसके बाद पूरे देश भर में असहयोग आंदोलन को चालू कर दिया गया। और आपको तो पता ही है कि असहयोग आंदोलन भारत का एक पहला ऐसा आंदोलन था जो देखते ही देखते एक प्रथम जन आंदोलन बन गया। पहली बार देश की महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और नौजवान ने मिलकर के इस आंदोलन में भाग लिया, और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब उसे देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से 1922 ईस्वी में चोरा चोरी हत्याकांड हो गई, और जिसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है कि गांधी जी ने बिना सोचे समझे अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1920 कोलकाता अधिवेशन। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी, यानी पहला जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अभी मोहन भागवत जी जो हैं आरएसएस के वर्तमान अध्यक्ष है, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है केबी हेडगवार। अब आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज नाम है, लेकिन ये नहीं है। के का मतलब केशव होता है, समझे? तो ये एक भारतीय थे और हिंदू थे, इन्होंने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 88 होगा ना? चलिए 88 नंबर देख लेते हैं। कहता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? आपको पता है ना, गांधी जी स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन के समय में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और वो सम्मेलन का नाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे चले है ना, 88 हो गया ना। चलिए 89 नंबर देखते हैं, और 89 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत हो जाता है। जो जनरल क्वेश्चन भी देने जाइएगा उसका भी गलत होता है। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, तो उस स्थिति में आपको आंसर मारना एनी बेसेंट। उस स्थिति में आंसर मारना एनी बेसेंट, और अक्सर व्यक्ति जो है इसका आंसर एनी बेसेंट ही मारता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय, यानी महिला भी होना चाहिए, और बच्चों वो महिला क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। तो इस स्थिति में एनी बेसेंट गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, समझे ना? तो इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। चलिए गलती नहीं करना। कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे, और यहाँ लौटने का उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राजनीति में सक्रिय होना। यानी 1915 ईस्वी में जब गांधी जी भारत लौटे तो इनका एक ही मोटो था कि अब वो हम भारतीय राजनीति में सक्रिय होंगे और देश की सेवा में हम लोग कुछ ना कुछ करने का काम करेंगे। अगला सवाल है कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जनरल गवर्नर कौन थे? तो उस समय जनरल गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा उस समय बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कहता है भारत में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्रार्थना समाज, कितना नंबर है जी? 93।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पंडुरंग के द्वारा। आत्माराम पंडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। चलिए 95 नंबर सवाल हम लोग देख रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? एक एक बच्चे को पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जिसको हम लोग नेताजी के भी नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और इनका ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझे ना? चलिए अगला सवाल है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में और इसको पारित करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड लिटन। लेकिन याद रखना कि 1882 ईस्वी में इसको निरस्त भी कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। समझे? तो अब यहाँ पर चूंकि कहा कि पारित किसने किया, तो सॉरी पारित कब हुआ? तो पारित हुआ है 1878 ईस्वी में। किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया। ये निरस्त कब हुआ था? 1882 में। किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इस सब चीज को याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1878। चलिए अगला सवाल है कि 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया था? तो याद रखना है कि अल हिलाल का जो संपादक किया था मौलाना आजाद किया था। याद रखना, अल हिलाल नामक जो एक अखबार है उसका जो संपादन किया था मौलाना आजाद जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को जो है ना भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल है कि 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक कौन था? तो हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक थे के एम पन्नीकर। इसके संपादक थे के एन पन्नीकर। और आज के वीडियो का अंतिम सवाल है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो आप बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं रूसो, वो मार देता है रूस। ऐसा कुछ नहीं है। रूसो एक व्यक्ति का नाम है और ये दार्शनिक थे फ्रांस के। याद रखना, ये दार्शनिक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो इस तरह से हम लोग जो है आपका पार्ट 2 वीडियो आज समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। हम जल्द ही आपसे मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग 101 से लेकर के 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।